अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोगों ने पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट में से सोवरेनिटी का जो है वो हमने कर लिया है। उसको उसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं, क्या टाइप्स हैं, एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, कुछ एग्जिस्ट करता है तो कैसे, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिस में तो कैसे, सब कुछ हमने सोवरेनिटी को लेकर देख लिया है जो आपसे पेपर्स में पूछे जा सकता है। ओके। अब हम लोग इनमें से कुछ और करेंगे, बाकी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। तो उसमें से मैंने भी राइट्स एंड ड्यूटीज दिया है। राइट्स एंड ड्यूटीज को अगर हम देखें तो इसको डिफाइन करने से पहले अभी जरूरी है कि आपको पहले देखना है कि आपकी सोसाइटी में राइट्स वगैरह हैं, और अगर ना हो तो क्या होगा, और इनकी अहमियत पहले आप देख लें, देन हम इनको पढ़ेंगे। अब आप पहले एक सोसाइटी इमेजिन करें जहां पे डिफाइंड राइट्स, कहने का मतलब है राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं है। अब आप इसे सोचना है, आपने इसको फर्स्ट करना है कि ऐसी सोसाइटी जहां पे ना राइट्स है ना ड्यूटीज है। राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं? मतलब कि मेरा राइट है कि कोई मेरा माल ना खींच कर लेके जाए, मेरी प्रॉपर्टी पे अटैक ना करे। मेरा राइट है कोई मुझे बिला वजह मारे ना। मेरा राइट है मैं बोलूं और मुझे कोई बोलने से रोके ना। मैं जिधर जाऊं, मैं जहां बैठूं, मेरा राइट है। ठीक है, मैं सोफे पे बैठूं, मैं बेड पे बैठूं, मैं घर से बाहर निकलना चाहती हूँ, ये मेरा राइट से मेरा राइट है, मेरे राइट्स में आता हूँ। मुझे कोई घर के अंदर कन्फाइन ना करे, मुझे कोई घर के अंदर बंद ना करे। ये सारे मेरे राइट्स हैं। तो फिर अगर मेरे राइट्स हैं तो मेरी ड्यूटीज भी हैं कि मैं किसी को घर के अंदर बंद ना करूं बिला वजह, मैं किसी को मारूं ना, मैं किसी की प्रॉपर्टी पे मैं भी अटैक ना करूं और कोई मेरी प्रॉपर्टी पे भी अटैक ना करे। जो मेरे राइट्स हैं, ठीक है, वो अगले के भी तो राइट्स है ना। तो अगले के राइट्स को मानना मेरी ड्यूटी है और मेरे राइट्स को मानना अगले की ड्यूटी है। अब ये कुछ राइट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आप सोचो ऐसी सोसाइटी जिनमें ये राइट्स और ड्यूटीज ना हो, तो आपको क्या लगता है आपके सोसाइटी, आपके दिमाग में उस सोसाइटी की क्या इमेज आ रही है? कुछ इस टाइप की इमेज होगी, ये इस टाइप की होगी ना। अगर राइट्स नहीं होंगे, कुछ ड्यूटीज नहीं है, देखो हमारे लीगल मोरल बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं। लीगल ड्यूटीज में हमारी ये भी है कि हम लोग जो है, अगर हम लोग पैदल जा रहे हैं तो हम लोग रोड के किस साइड पे हम लोग पैदल जाएंगे। अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी हमने किस हिस्से पे चलानी है। देन जब सिग्नल्स आते हैं तो हमने कौन से इशारे पे रुकना है, हमने कहाँ पे नहीं रुकना है। ठीक है, गाड़ी चलाने का एक रूल होता है जो कि हमें मानना होता है, वो हमारी ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि वो अगले के राइट्स में से आता है। अगर हम लोग बिला वजह हम ड्रंक और हम लोग गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दें तो हम किसी को मार सकते हैं ना, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। अभी रिसेंटली आप एक एग्जांपल आपके सामने है जो पाकिस्तान में हुई है। तो अगले का राइट है ना कि हम उसको उसकी जिंदगी न खींचे। लेकिन अगर हम लोग शराब के नशे में गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दें, ये आस पास जहां हमारा दिल करे हमने फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, तो हम अगले को मार दें, तो ये गलत है। हम ओवर स्पीडिंग के चक्कर में अगले को मार दें तो ये गलत है ना। तो कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, जब वो नहीं होते कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है सोसाइटी में, कियोस टाइप की सिचुएशन होगी। जब तक राइट्स एंड ड्यूटीज आपकी सोसाइटी में नहीं होंगे, कोई आपको नहीं बताएगा तुम्हारे राइट्स क्या हैं। अगर आपको कोई बताता है कि तुम्हारे राइट्स हैं, तो आपका ये मानना ड्यूटी है कि जो आपके राइट्स है वो एक दूसरे बंदे के भी राइट्स है। क्योंकि अगर आप इंसान हो तो दूसरा बंदा भी इंसान है। तो अगर आप अपने आप को राइट्स नहीं दिए गए, इसका मतलब है आपकी सोसाइटी में सबको राइट्स नहीं दिए गए। और जब सबको राइट्स नहीं दिए गए तो ड्यूटी तो बनती ही नहीं है ना, क्योंकि राइट्स के साथ ड्यूटी आती है। अगर आप बताओगे ना किसी को तुम्हारा राइट ये है, तो फिर आपको समझ आएगी अगर मेरा राइट ये है तो मेरे साथ वाले का राइट भी ये है, और उसके राइट की हिफाजत करना मेरी ड्यूटी भी है कि मैं उसके राइट्स में मदाखलत ना करूं। उसको जिंदगी चाहिए तो मैं उसकी जिंदगी ना खींचूं, ये मेरी ड्यूटी है। तो अगर राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों नहीं होंगे तो आपकी सोसाइटी में ये कुछ सूरत हाल होगी। एक दूसरे को लोग मार रहे होंगे, खींचा तानी हो रही होगी, सामान खींचा जा रहा होगा, ये यहाँ पे इसको मार दिया, गाड़ियां किधर है, कूड़ा वगैरह फेंका हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही बिल्डिंग्स की, ना कुछ लोगों की समझ आ रही है। तो मतलब इस टाइप की सिचुएशन हुई। और यही चीज मैंने लिखी है, विदाउट राइट्स सोसाइटी वुड fall into chaos, conflicts would increase and it would be impossible to govern effectively। अगर राइट्स नहीं होंगे तो सोसाइटी में एक chaos की सिचुएशन होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ना सबके दरमियान। क्योंकि देखो अगर मुझे लग रहा है मेरे राइट्स नहीं है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि राइट्स भी नहीं है, तो मैं उसको मारना स्टार्ट कर दूंगी। जब हमारे राइट्स ही नहीं होंगी तो हम लोग ड्यूटीज का भी हमारी कोई नहीं होंगी, जाहिर है। और जब ड्यूटीज और राइट्स दोनों नहीं होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। जब हम एक दूसरे को मार धार करेंगे तो कियोस की सिचुएशन होगी। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इफेक्टिवली चलेगी नहीं।
ठीक है। पीपल वुड बी पावरलेस विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड विदाउट फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी वुड कोलैप्स। ऑब्वियसली जब लोगों को लगेगा उनके राइट्स नहीं है तो वो अपने आप को पावरफुल फील ही नहीं करेंगे। हम लोग अपने आप को पावरफुल क्यों फील करके बाहर चढ़ते हैं? हमें पता होता है कि हमारे राइट्स है, और अगर हमारे राइट्स हैं तो अगला जो लोग चल रहे हैं ना बाहर सोसाइटी में, वो इस चीज का ख्याल रखेंगे कि वो मेरे राइट्स को ना तोड़ें, और ये उनकी ड्यूटी है। तो फिर मुझे पता चलेगा ना, तो मैं घर से बाहर निकलूंगी, मेरे राइट्स है तो ड्यूटीज भी बाहर ही है, ठीक है, लोगों की। और अगले के राइट्स है तो मेरी ड्यूटीज भी बाहर है मेरे साथ। तो जब हम लोग को ये पता होता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, तो सोसाइटी कोलैप्स नहीं करती है, क्यों? क्योंकि सारे इत्मीनान से चल रहे हैं, अपना गवर्नमेंट की मशीनरी चल रही है, हमारे सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। लेकिन जब हमें पता चलेगा और हम पावरफुल फील करते हैं ना, जब हमें लगता है कि यार हमें आजादी है, तो हम ज्यादा पावरफुल एम्पावर्ड फील करते हैं। आपको आजादी दी जाए, आप एम्पावर्ड फील करोगे, पावरफुल फील करोगे। लेकिन अगर लगे कि भाई सोसाइटी में राइट्स नहीं है, ड्यूटीज नहीं है, तो हमें क्या होगा? हम लोग पावरफुल फील ही नहीं करेंगे, हम पावरलेस फील करेंगे। हमें लगेगा यार कि हमारे राइट्स से कोई प्रोटेक्शन ही नहीं, कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो फिर हम लोग भी अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करेंगे, हम भी अगले को मानना स्टार्ट कर देंगे अपनी सर्वाइवल के लिए। इससे क्या होगा? सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा। राइट्स एंड ड्यूटीज आर नॉट जस्ट लीगल jargons, ये कोई लीगल टर्म्स नहीं है, ठीक है? सिर्फ लीगल टर्म्स के राइट्स एंड ड्यूटीज, अगर मैंने आपको एक मतलब एक फैंसी टर्म्स बोल दिए राइट्स एंड ड्यूटीज या लीगल टर्म्स बोल दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे इसके लीगल टर्म्स ही समझोगे। अगर राइट्स एंड ड्यूटीज वाकई सोसाइटी में ना हुई, तो ये आपकी सोसाइटी को तोड़ के या आपके सोशल फैब्रिक को तोड़ के रख देंगे। वही मैंने लिखा हुआ है कि दे आर द इनविजिबल फोर्सेस दैट कीप सोसाइटी फंक्शनिंग, allowing people to succeed while also supporting the common good। अगर राइट्स एंड ड्यूटीज आपकी सोसाइटी में, हमने उनको सिर्फ लीगल टर्म्स नहीं समझना। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है, ये वो फोर्सेस है जो हमें नजर तो नहीं आती, लेकिन उन्होंने हमारी सोसाइटी को जोड़ कर रखा हुआ है। आप आज आजादी से बाहर घूम रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका राइट टू लाइफ प्रोटेक्टेड है। वो प्रोटेक्टेड क्यों है? क्योंकि आपकी सोसाइटी में आपके अलावा सबकी ड्यूटी है कि उस राइट की हिफाजत करे। कोई आप जाओगे, आपके आपके नेबर्स में से कोई आपको मारेगा नहीं, क्योंकि उसकी ड्यूटी है आपकी इस राइट को प्रोटेक्ट करके रखना। तो जब आपने इनको लीगल टर्म्स नहीं समझना, सिर्फ ये वो इनविजिबल फोर्सेस हैं जिन्होंने आपकी सोसाइटी को जोड़ा हुआ है, ठीक है। हम अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं, और तो इसका मतलब है हम अगले के राइट्स को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ एक बंदे के लिए जरूरी नहीं होता, ये पूरी सोसाइटी की कॉमन गुड के लिए, मतलब सबके लिए जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना, आप अगर एक बंदे को बता रहे हो तुम्हारा राइट ये है, तो अगर उस एक बंदे का राइट ये है, तो आपकी सोसाइटी में सबके राइट्स वो हैं, और फिर सब पे ड्यूटीज भी लागू हो जाती हैं, ठीक है। फ्रॉम द राइट टू स्पीक फ्रीली टू द ड्यूटी ऑफ फॉलोइंग लॉज, these concepts shape every aspect of our lives, including how we interact with others and the government। बहुत सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं होगी तो आपकी सोसाइटी में क्यास की सिचुएशन होगी, इफेक्टिव गवर्नमेंट इम्पॉसिबल, इफेक्टिवली जो है कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी। लोग पावरलेस फील करेंगे, वो प्रोटेक्टेड फील नहीं करेंगे, कोई अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेगा। जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि मॉरल ड्यूटीज ही नहीं बची। लीगल मॉरल देखो, लीगल ड्यूटीज भी नहीं है ना मोरल ड्यूटीज है, तो मतलब कि कल्चर भी नहीं ना, तो वो मॉरल, कोई आपको बता नहीं रहा ना कि ये मॉरली गलत है, हमारे कल्चर में ये गलत है। मतलब कि अगर आपको पता ही नहीं है कुछ चीज मॉरली गलत है, और आप अगले को मारना स्टार्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो यार राइट मारने वाला तो भाई कुछ भी नहीं है, राइट टू लाइफ कुछ चीज है, मैं इसको मारूंगा, तो मतलब कि मॉरली आपकी सोसाइटी में कल्चर भी नहीं है। जो मोरल राइट्स होते हैं वो हमारा कल्चर हमें बताता है, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं अगले का मोरल राइट है, आप उसकी इज्जत को खराब नहीं कर सकते। राइट टू डिग्निटी, चाहे किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट टू डिग्निटी लिखा हो ना लिखा हो, हमें ये पता है कि ये मोरल राइट है एक बंदे का। जैसे लीगल राइट्स होते हैं ना, राइट टू फेयर ट्रायल, कि हम सबका इक्वल ट्रायल हो, एक इक्वालिटी की बेस पे ट्रायल हो, एक अमीर का जिस तरीके से जज जो है फैसला कर रहा है, एक गरीब का भी उस तरीके से करे, ये लीगल राइट हुआ। देन कुछ मॉरल राइट्स भी होते हैं ना, कि ये अगले की आप इज्जत, आप उसकी उसको उसको अगला, हर बंदा रिस्पेक्टेड है, ठीक है, हर बंदा रिस्पेक्टेड है सोसाइटी में। आप उससे उसको ना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी के सामने, ये होता है राइट टू डिग्निटी। तो हमारे कल्चर हमें बताता है कि राइट टू डिग्निटी हर बंदे के पास है, अभी मोरल राइट है, क्योंकि हमारे हर हर कल्चर का ये पार्ट होता है। मोस्टली कल्चर्स यही कहते हैं कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं सोसाइटी में,
तो मतलब अगर आप फिर भी अगले को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब कि आपकी सोसाइटी में ना कल्चर है, ना लॉ है, ना गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि राइट्स एंड ड्यूटीज ही नहीं है। किसी ने बताया ही नहीं तुम्हारा क्या राइट है, तुम्हारी क्या ड्यूटी है। अगर तुम्हारा राइट है तो उसके साथ तुम्हारे पास ड्यूटीज भी आती हैं। ठीक है। तो अगर नहीं होगा राइट्स एंड ड्यूटीज, तो आपकी सोसाइटी में कुछ इस टाइप की सिचुएशन होगी। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक इमेजिन करने के लिए बोला है। ओके। अब हम इसको, जो मैंने आपको मोरल राइट्स, लीगल राइट्स, जो मैंने पट्टी कुछ पढ़ाई है, ये अब हम लोग इसको थ्योरी में देखते हैं। ओके। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ टर्म राइट्स। हाँ, अब पहले हम लोग देखेंगे राइट्स को। राइट्स को देखने के बाद हम लोग देखेंगे ड्यूटीज को। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, देन हम मजीद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले लास्ट की डेफिनेशन है राइट्स को लेके। राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ द सोशल लाइफ। राइट्स हमारी सोशल लाइफ की वो कंडीशंस हैं, वो फ्रेमवर्क्स हैं, विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। अब इसका क्या मतलब है? लास्की ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो राइट्स है ना, वही हमें प्रोवाइड करते हैं एक अरीना, एक ग्राउंड, जिसके ऊपर हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, हम पार्टिसिपेशन करते हैं। कहने का मतलब क्या, राइट्स प्रोवाइड द नेसेसरी फ्रेमवर्क फॉर सोशल इंटरेक्शन, पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा। ठीक है। तो जो राइट्स हैं, वो वो कंडीशंस हैं, अगर हमें वो ना मिले तो हम खुद में एक मुकम्मल इंसान, एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। ठीक है। राइट्स अगर हमें, राइट्स वो हमारा एक अच्छा इंसान बनने के लिए ना, सोसाइटी में एक बेहतर परफॉर्म करने के लिए ना, राइट्स का होना जरूरी है। बस लास्ट की ये बोल रहे हैं, अगर मुझे सोसाइटी में आज बेहतरीन परफॉर्म करना है, मुझे सबके सामने एक मॉडल बन के ना, कि लोग मुझे एक मॉडल समझ के मुझे फॉलो करें, उसके लिए बहुत जरूरी है एक कंडीशन, कि मुझे राइट्स दिए जाए। और ऑब्वियसली मेरे पास राइट्स होंगे तो फिर वो जो ड्यूटीज मैं आपको बताऊंगी, अगर मुझे राइट्स मिल रहे हैं तो फिर मेरे पास ऑटोमेटिकली ड्यूटीज भी आएंगी अगले को रिस्पेक्ट करने के लिए ना, उसकी कि वो एक अगला अच्छा इंसान बन सके, तो मैं उसके राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट करना मेरी भी ड्यूटी है, हर इंसान की होती है। तो लास्ट ये कह रहे हैं यहाँ पे कि एक बंदे को सोसाइटी में बेहतर परफॉर्म करना है, एक अच्छा इंसान बन के सामने आना है, तो उसके लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है। वो क्या है? कि उसको राइट्स दिए जाए। तो वो यही कह रहा है कि राइट्स जो है ना, वो फ्रेमवर्क देते हैं, वो नेसेसरी फ्रेमवर्क देते हैं सोशल इंटरेक्शन के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, जिसको यूज करके एक बंदा जो है कामयाब होता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो राइट्स है वो क्रिएट करते हैं ना एक एनवायरनमेंट, जिसमें इंडिविजुअल फ्रीली एक्ट करता है। मतलब राइट्स बाय एक फ्रेमवर्क, एक जो है ना, एक एनवायरनमेंट बनाएंगे। एनवायरनमेंट कैसे? देखो, अगर मैं बाहर जाऊंगी और मुझे लगेगा ना कि मेरे पास राइट टू एजुकेशन है, मेरे पास राइट टू स्पीच है, एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सेस टू जस्टिस है, तो फिर अब क्या होगा? जब मुझे पता चलेगा कि मैं इंसाफ ले सकता हूँ, अगर मेरे साथ कोई ज्यादती होगी, मुझे पता चलेगा मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मैं जाऊँ तो किसी भी कंपनी में जाके जो है ना अपनी सीवी दे दूँ, अपना रिज्यूमे दे दूँ, मुझे काबिलियत मेरिट की बेस पे मुझे जॉब मिल जाएगी। अगर मुझे पता हो कि मैं एजुकेशन ले सकता हूँ, यहाँ पे कोई जो है वो भेदभाव नहीं है, तो फिर क्या होगा? मैं वो सब चीजों को का एक्सेस होगा, मैं उनको यूटिलाइज करूंगी सारे चांसेस को, और एक अच्छा इंसान बन के सामने आऊंगी। अब वो एनवायरनमेंट मुझे कौन देगा? राइट्स देंगे। अगर मुझे पता है मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं एजुकेशन ले सकती हूँ, मतलब मेरे पास राइट टू एजुकेशन है। देखो, राइट्स ने ही मुझे एनवायरनमेंट दिया है ना। जब मुझे लगेगा मैं बाहर जाऊंगी, एनवायरनमेंट किस तरह का है? राइट्स का है, राइट्स का फुल एनवायरनमेंट है। इन हम लोग राइट्स को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन वो हमारे सोशल फैब्रिक में क्या है? पैवस्त हैं, इंटीग्रेटेड है। जब मुझे लगेगा कि एनवायरनमेंट राइट्स का है, ना कि लॉलेस सोसाइटी है, राइट्स बाहर हैं, और मैं बाहर कदम रखूंगी तो मेरा एक्सेस है हर चीज को लेकर, तो मैं उन सब चीजों को अब यूटिलाइज करना मेरा काम है। तो वो ये कह रहा है लास्की, कि अगर एक बंदे को अच्छा, मतलब राइट्स इंश्योर पीपल कैन एस्पायर टू द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। अगर राइट्स हैं तो फिर एक बंदा ख्वाहिश करेगा कि यार मैं एक ना बेहतरीन इंसान बन के सामने आऊंगा। तो अगर बेहतरीन इंसान बनना है तो लास्ट कहते हैं जो पहली कंडीशन है वो राइट्स हैं। अगर एनवायरनमेंट सेफ है और राइट्स सबके पास है, तो फिर कोई भी बंदा जो है वो सोशल मोबिलिटी उसकी हो सकती है ऊपर की तरफ, अपवर्ड। ठीक है। सेकंड जो है हमें कोर डेफिनेशन है,
अ राइट इज, अच्छा यहाँ पे मैंने जो है ये अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है ताकि मैं आपको इस ये डेफिनेशन लास्ट की वाली डेफिनेशन से थोड़ी सी मुश्किल होगी तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे। ओके अच्छा, हॉलैंड ने क्या बोला है कि अ राइट इज वन मीन्स कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द एक्ट ऑफ अदर्स। राइट क्या है, एक बंदे के पास, राइट एक बंदे की पार है, ठीक है, एक बंदे की पार है, उसकी शील्ड है राइट, कि वो अगले को इन्फ्लुएंस करता है कि वो देखो ये मेरे पास ये पार है कि मैं अगले के एक्ट्स को, उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। ये कहना चाह रहा है, और ये बड़ी ही बेहतरीन इसने बात की है। देखो यहाँ तक जो लिखा हुआ है ना, इन्फ्लुएंस द एक्ट्स ऑफ अदर्स, यहाँ तक मैं आपको समझाती हूँ। हालांकि ये बोल रहा है कि राइट क्या है, एक बंदे की कैपेसिटी है अगले के एक्ट्स को इन्फ्लुएंस करना। यहाँ पे कह रहे हैं कि राइट एक बंदे को ये पार देता है टू अफेक्ट हाउ अदर्स बिहेव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज द राइट टू फ्री स्पीच, आप तो ये सोचें कि एक बंदे के पास राइट है टू फ्री स्पीच, इट इन्फ्लुएंसेस हाउ अदर्स ट्रीट दैट पर्सन्स एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। दे मस्ट रिस्पेक्ट दैट राइट एंड नॉट इंटरफियर विद इट। देखो यहाँ पे जो मैंने इंग्लिश में बोला वो ये मैंने ये बोला है कि देखो एक बंदा बहुत पावरफुल होता है, वो बहुत पावरफुल होता है कि अगर उसके पास राइट होगा, अगर उसके पास राइट्स हो हैं तो वो बहुत पावरफुल है। अब देखिए जैसे हमारी कंट्री में है राइट टू फ्री स्पीच का, क्या है, राइट टू फ्री स्पीच हमारी कंट्री में है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लीगल सिस्टम ये अलाउ करता है कि हम बोल सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं, अब मैं कुछ भी बोलूं मुझे कोई भी बंदा उस राइट को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, मुझे आके रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है और लोगों का ओपिनियन भी अब यही है कि ये बंदा फ्री है, ये जो बोलना चाहिए बोले, ये क्रिटिसाइज करना चाहिए क्रिटिसाइज करे। अब यहाँ देखो ये मेरी कैपेसिटी है ना, मेरा राइट ने मेरी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है कि मैं अगले के एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, मैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। क्यों? मेरा राइट ने मुझे पावरफुल बनाया है। अब अगला अगला चाहे भी मुझे रोकना, वो मुझे रोक नहीं सकता। यहाँ पे मैंने बैरियर लगा दिया उसके एक्शंस पे। तो यही बोला है हॉलैंड ने कि अ राइट इज वन मीन्स कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द एक्ट्स ऑफ अदर्स। ये मेरा राइट मेरी मजबूती है, मेरी पार है कि मैं अगले को कुछ भी करने से रोक सकती हूँ। क्यों? क्यों? बाय मीन्स ऑफ द ओपिनियन और बाय और द फोर्स ऑफ सोसाइटी। फोर्स ऑफ सोसाइटी का मतलब है कि जब ला कोई चीज ना फोर्स होता है, जब हमारा जो लीगल सिस्टम ना फोर्सिबली अगले को रोकता है कि ये इसका राइट है, आप इसके बीच ना बोलें, ठीक है ना। हमारा ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी तो ये होता है ना कि मतलब मेजरली, अब देखो ज्यादातर लोग ये ओपिनियन बनता है पब्लिक ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी का मतलब पब्लिक ओपिनियन ये है कि इस बंदे के पास राइट टू फ्री स्पीच है, कोई भी इसको ना रोके। अब दो बंदे लड़ रहे हैं, एक बंदा उसको मसले से क्रिटिसाइज कर रहा है, और क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है? क्योंकि उसको पता है ये मैं पावरफुल हूँ, इस टाइम मेरे पास राइट टू फ्री स्पीच है। अब जो दूसरा बंदा है जो मसले से सुन रहा है और क्रिटिसाइज हो रहा है, वो क्यों नहीं बोलेगा उसे कुछ आगे से? क्योंकि उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पता है कि हमारे लॉ में ये इजाजत है, और सारे लोग जो सामने खड़े हैं वो इस बात को मान रहे हैं। अब हमारे लॉ में ये इजाजत है, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ सोसाइटी, और सारे लोग जो खड़े हैं वो ये मान रहे हैं, इसे बोलेंगे पब्लिक ओपिनियन। और पब्लिक ओपिनियन भी ये है कि इस बंदे के पास राइट टू फ्री स्पीच है, और हमारा लॉ भी ये कह रहा है। अब वो बंदा उसे मारेगा क्यों नहीं? एक तो वो कहेगा कि लोग मुझे डंडे मारेंगे अगर मैंने से कुछ कहा, इसका क्रिटिसाइज करने का। दूसरा उसको लगेगा अगर मैंने से कुछ कह दिया आगे से हो सकता है पुलिस आ जाए, और वो पनिशमेंट के डर से भी वो उसे कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि वो उसके राइट की प्रोटेक्ट, उसके राइट की रिस्पेक्ट करे। दूसरे बंदे की ये ड्यूटी है कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो उस क्रिटिसिज्म को ले चुप करके, ये उसकी ड्यूटी है। वो बस मुंह से वापस से जो है ना काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कर सकता है, लेकिन उसको मारेगा नहीं। तो ये हॉलैंड ने बोला, और बहुत अच्छी बात बोली, कि जो हमारे राइट्स हैं वो हमें पावरफुल बनाते हैं, वो हमारी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं बाहर चलने की। और हम अपने राइट, हमारे पास राइट है, इस वजह से हम अगले को किसी भी एक्शन से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बना है, और फोर्स ऑफ सोसाइटी जो है वो उस बंदे को रोक के रखते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, ओके। तो ये दो थे लास्की एंड हालिन की दो डेफिनेशन थी। दोनों के लिहाज से मैंने यही कहा है कि हमारे राइट्स ही हमें बेहतरीन इंसान बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हमने बेहतरीन इंसान बनना है तो वो राइट्स वो कंडीशंस हैं।
ठीक है। और हालैंड ने भी इनसे इसी इसी को आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है कि जो राइट्स है वो हमारी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। देखो हमारी कैपेसिटी को अगर बढ़ेगी तो तभी तो हम एक बेहतरीन इंसान ही बनेंगे ना। और क्यों? क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो है वो अगले को रोक के रखेगी किसी भी एक्शन से। वहां पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हेल्प करता है, देन पब्लिक ओपिनियन भी हेल्प करता है। ठीक है। ओके। अब हम इसके आगे देखते हैं मजीद, इसको थोड़ा सा हम लोग एलोबरेट करके देखते हैं। Rights are entitlements or freedoms that are guaranteed to individuals by legal systems or moral standards, allowing them to act or be treated in a certain way. राइट्स वो entitlements हैं। यहाँ पे फ्रीडम्स का तो मतलब आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे entitlements का क्या मतलब है। Here entitlement means allowance, meaning that a person is permitted to act in a certain way and neither the government nor any individual has the right to restrict them. कहने का मतलब है, जो मैंने ये बोला है वो ये कि एंटाइटलमेंट का यहाँ मतलब है कि अलाउंस, अलाउ करना, कि कोई भी बंदा परमिटेड है, अलाउड है कि वो एक सर्टन वे में, जो फिक्स वे है उसमें एक्ट करे यहाँ पे। और जो उससे रास्ता अलाउड है, जो उसके राइट्स बनाए गए हैं कि इसका राइट है कि ये इस रास्ते में इस तरीके से यहाँ पे रह सकता है, तो अगर वो उस तरीके से रह रहा है तो ना तो गवर्नमेंट उसको रोक सकती है और ना ही कोई बंदा उसको रोक सकता है, क्योंकि वो उसका राइट है उस तरह रहना, और वो चाहे तो वो वैसे रहे। तो यहाँ पे ये कहे कि राइट्स आर अलायंस और फ्रीडम्स, इंटाइटलमेंट्स और फ्रीडम्स, जो कौन हमें देता है? या तो वो लोग हमारा लीगल सिस्टम हमें देता है, या तो हमारा कल्चर, मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे राइट टू डिग्निटी, हर एक की रिस्पेक्ट करना। हाँ, एक मोरल राइट है हर बंदे का। कुछ होते हैं ना जो हमारा कल्चर हमें बताता है राइट्स, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हो ना लिखे हो, हमें पता है भाई वो राइट है। आप किसी को ऐसे उठ के थप्पड़ नहीं मार सकते, आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो मतलब कुछ हम कहते हैं ना कि मोरल राइट्स है, मोरल राइट्स है। ठीक है। तो राइट्स वो फ्रीडम्स और एंटाइटलमेंट्स होते हैं जो किसी बंदे को हमारा लीगल सिस्टम भी देता है, या तो मोरल स्टैंडर्ड्स भी हम उससे समझते हैं, जो हमें ये अलाउ करते हैं कि हम एक वे में, एक सर्टन फिक्स वे होता है, हम उसमें एक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब राइट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको ये राइट दे दिया जाए कि आप अन्य वालों को मारना स्टार्ट कर दो। राइट्स मतलब कि एक फिक्स वे होता है, हमें उसमें काम करना होता है। वो हमारे राइट्स हैं, देन हमारी ड्यूटीज भी हैं। ये सर्टन में देखो, ये जो हमारा हमें एक फिक्स वे में काम करना होता है, वो हमारी ड्यूटीज फिर हम पे इम्पोज करती है। ठीक है, कि हम इस वे से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हम इस वे से बाहर निकले तो फिर हमारे राइट्स भी कॉम्प्रोमाइज होंगे। ठीक है। दे ग्रांट पीपल, जो राइट्स ही क्या करते हैं, दे ग्रांट पीपल द फ्रीडम टू एक्ट और रिक्वेस्ट प्रोटेक्शन, रिसोर्सेज और फेयर ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर्स। हमारे राइट्स हमें हमें फ्रीडम देते हैं और हमें इतना एम्पावर्ड करते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से। देखो भी किसी को कोई खतरा होता है, वो जाके सीधा जो है वो बोलता है हमें प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हमारे राइट्स हैं ना टू बी प्रोटेक्टेड। और हम हमें हमारी जान माल, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी लाइफ को हमने प्रोटेक्ट करवा के रखना है। तो ये हमारा राइट है कि हम गवर्नमेंट को बोले, और ये हमारे आसपास हर बंदे की ड्यूटी है कि वो इसको तोड़े मत। ठीक है। ओके, बोथ लीगल एंड मोरल इन नेचर। अब मैंने आपको बताया है कि जो राइट्स होते हैं वो लीगल एंड मोरल दोनों नेचर के होते हैं। ठीक है। लीगल राइट्स कैसे होते हैं? आर दोज डिफाइंड बाय लॉ एंड enforceable in courts, like the right to property or the right to a fair trial। ठीक है। राइट टू अ फेयर ट्रायल एक लीगल राइट है, लेकिन इससे मोरल राइट्स भी होते हैं, जैसे कि many believe people have a moral right to dignity which may or may not be protected by law। चाहे वो लॉ में हो या ना हो, लेकिन ये हर राइट टू डिग्निटी लोगों को पता है भाई, ये एक मोरल राइट है हर बंदे का। ठीक है। गाली गलौज नहीं करनी, आप डिसरिस्पेक्ट, आप आते जाते किसी के ऊपर जो है ना तंजन हंसो नहीं, क्योंकि ये उसका राइट है। उससे जैसे कपड़े पहने, जो जिस तरह वो चल रहा है वो भाई, क्यों, ये हर बंदे का ये राइट है वो जिस तरीके से सोसाइटी में चले। आप किसी के चलने के तरीके पे उस पे हंसना स्टार्ट कर दो, आप अपने अपनी ड्यूटी को तोड़ा है। आपकी ये ड्यूटी थी कि आप उसके राइट की हिफाजत करो, कि वो जिस तरीके से चले उसकी मर्जी है। यही है ना कि राइट टू लिबर्टी, इसी को कहते हैं ना। तो मोरल राइट्स भी हो सकते हैं। राइट्स अपनी नेचर में लीगल मोरल दोनों तरह के हो सकते हैं। बोथ लीगल एंड मोरल इन नेचर, राइट्स एम टू इंश्योर फेयरनेस, इक्वालिटी एंड जस्टिस विद इन सोसाइटी।
equality, fairness, justice within society. They also serve to limit government power, preventing authorities from infringing on personal freedoms. Infringing मतलब अटैक करना, इंटरफियर करना ना। देखो हमारे पास राइट्स हैं तभी गवर्नमेंट अपनी हद में जो आजकल गवर्नमेंट आपको एक लिमिट और हद में नजर आती है ना, पता है क्यों है? क्योंकि लोगों के पास राइट्स है। अगर लोगों से राइट्स खींच लिए जाएं तो फिर क्या होगा? फिर तो लॉलेस सिचुएशन होगी, केओस की सिचुएशन आ जाएगी। हमारे पास राइट्स होते हैं, इस ये जो है ये एक चेक है गवर्नमेंट की पावर पे। ये एक चेक है गवर्नमेंट की पावर पे। आप आज किसी भी गवर्नमेंट के बंदे को क्रिटिसाइज करें, गवर्नमेंट आपको इससे हाथ नहीं मारेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये पता है कि कुछ कुछ राइट्स हैं लोगों के पास, हम उनको तोड़ नहीं सकते। आके ये नहीं कि पुलिस आएगी आपको उठा कर दी जाएगी, क्यों? क्योंकि आपके पास राइट्स हैं। इसलिए गवर्नमेंट की पावर भी चेक है, वो आके आपको ऐसे उठाएंगे नहीं। ठीक है। तो यहां तक मैंने जो आपको बताया है फ्रीडम्स तक, यहां से यहां तक, वहां पे सिंपल मैंने आपको चीज बताई है कि राइट्स अलायंस है, इंटाइटलमेंट्स और फ्रीडम्स हैं जो एक बंदे को देती है या तो लीगल सिस्टम या तो उसके पास, मतलब क्योंकि वो बाय वो है ही इंसान, इसलिए उसके पास है, मतलब मॉरल स्टैंडर्ड्स इनहेरेंटली उसके पास होते हैं। जैसे राइट टू लाइफ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बोले ना बोले, मैं इंसान हूं इसलिए मेरे पास ये राइट है, राइट टू लाइफ। कोई मेरी जिंदगी इस तरीके से नहीं खींच सकता। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ये लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन सबको पता है कि राइट टू लाइफ इनहेरेंटली एक बंदे के पास है। या तो लीगल सिस्टम देता है, या तो एक बंदे के पास इसलिए होता है क्योंकि वो बंदा है, वो इंसान। ठीक है। और ये राइट्स करते क्या है? ये अलाउ करते हैं बंदे को कि वो एक सर्टेन वे में एक्ट कर सकता है, बिहेव कर सकता है। जैसे अगर राइट टू स्पीच है, तो अब ये वाला राइट बंदे को बताएगा कि वो इस वे में एक्ट कर सकता है, मतलब वो राइट टू फ्री स्पीच है, मतलब वो चाहे तो वो कुछ भी बोले, वो बोल सकता है, वो क्रिटिसाइज कर सकता है अगले बंदे को, हाँ, लेकिन वो फेयर बेसिस के ऊपर होना चाहिए। ये जो राइट्स होते हैं, ये मैंने जैसे मजीद बताया कि ये राइट्स ही एक बंदे को प्रोटेक्टेड फील कराते हैं, उसको फ्रीडम देते हैं, और उसको ये इजाजत, मतलब उसके पास ये पावर होती है कि वो जाके किसी को भी बोले, गवर्नमेंट को, कि मुझे आप प्रोटेक्ट करें, ये मेरा राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, मुझे अगलों से प्रोटेक्ट करें। हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से हर टाइम ये कह ही रहे होते हैं कि हमें हमें प्रोटेक्ट किया जाए, हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, हमारी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाए, जो हमारे राइट्स है वो हमें दिए जाए। राइट्स बेशक मोरल नेचर के हों या लीगल नेचर के हों, वो क्या करते हैं राइट्स के साथ? आपको क्या नजर आता है? फेयरनेस, इक्वालिटी, जस्टिस। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट को भी चेक करते हैं, गवर्नमेंट को रोक के रखते हैं कि वो जालिम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे राइट्स हैं वो, देखो फंडामेंटल राइट्स जो कि बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नजर आएंगे। उनमें आपको राइट टू लाइफ वगैरह ये नजर आएगा। ये क्यों होते हैं? ताकि गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि आप फंडामेंटल राइट्स के साथ ही छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है। मजीद जो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि राइट्स का सोसाइटी की स्टेबिलिटी के साथ भी कनेक्शन होता है। Rights not only benefit individuals, but they also benefit society by fostering the common good and promoting social harmony. एक बंदा एक बंदे का ही सिर्फ फायदा नहीं होता कि उसके पास राइट्स है। पूरी सोसाइटी में एक कॉमन गुड की एक एनवायरनमेंट आती है, सोसाइटी को, आम जबान में गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, सोसाइटी को भी। सोसाइटी स्टेबल हो जाती है ना जब हर बंदे के पास राइट होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये क्यों बोला कि एक बंदे के पास राइट्स होते हैं तो सिर्फ उसका फायदा नहीं होता, सोसाइटी का भी होता है। क्यों? क्योंकि हर बंदे के पास जब राइट्स आते हैं तो राइट्स मकनतीस की तरह, मैग्नेट की तरह काम करते हैं, वो ड्यूटीज को खींचते हैं। आपके पास राइट्स हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास ड्यूटीज है, और जब आपके पास ड्यूटीज है तो आप हर एक के राइट की प्रोटेक्शन करोगे, मतलब आपकी सोसाइटी में कॉमन गुड आएगा आएगा। ऐसा ही होता है ना, आपकी सोसाइटी में कॉमन गुड आएगा। कॉमन मतलब जो सबके लिए हो, सिर्फ पर्सनल नहीं, कॉमन जो सबके लिए हो। तो एक आपकी सोसाइटी में एक सोशल हार्मनी, सोशल यूनिटी की का इन्वायरमेंट होगा। हर बंदे के पास राइट्स हैं तो उनके पास ड्यूटीज भी हैं, और वो एक दूसरे के राइट्स को नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है। और हर कोई अपने राइट्स को फुली एक्सरसाइज कर रहा है। कोई मेरे राइट्स को नहीं तोड़ेगा, मतलब मैं अपने राइट्स को फुली एक्सरसाइज कर रही हूँ और मैं पावरफुल हूँ। और अगर हर बंदा पावरफुल है तो आपकी सोसाइटी में यूनिटी तो होगी ना। तो अगर राइट्स होते हैं तो वो सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं फायदा देते, वो पूरी सोसाइटी को स्टेबल करते हैं और फायदा देते हैं। विदाउट राइट्स डिसऑर्डर वुड प्रिवेल मतलब कि अगर राइट्स नहीं होंगे तो सोसाइटी में डिसऑर्डर आ जाएगा। इन गवर्नेंस राइट्स आर टूल्स फॉर अचीविंग द स्टेट्स मोरल एंड प्रैक्टिकल गोल्स।
सोसाइटी में, सॉरी इधर गया, इन गवर्नेंस, अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो राइट्स क्या होते हैं, राइट्स टूल्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि राइट टूल्स होता है, तो समझ आ गए, राइट्स ऑब्वियसली है गवर्नमेंट के टूल्स होते हैं। वो इन टूल्स से क्या करते हैं, इन टूल्स से ना अपनी रोजमर्रा की जो गवर्नेंस होते हैं ना उसको चलाते हैं, अपने मोरल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं और गोल्स को पूरा करते हैं, अपने प्रैक्टिकल गोल्स को। अब मोरल गोल्स कैसे हैं, यहाँ पे आप समझें, मोरल गोल्स आप समझें कि इथिकल ऑब्जेक्टिव्स, इथिकल मतलब इथिक्स के ऊपर, इथिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कोई भी स्टेट चाहती है कि वो अचीव करे, जैसे कि इंश्योरिंग जस्टिस, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी, प्रमोटिंग इक्वालिटी। तो इसके लिए क्या करेगी स्टेट, लॉज लेकर आएगी, कल्चर स्ट्रोंग हो करेगी किसी न किसी तरीके से, कि आपकी सोसाइटी में कल्चर स्ट्रोंग हो, ठीक है, आपकी सोसाइटी में एक पूरा फ्रेमवर्क होगा, मतलब कि मोरल गोल्स को पूरा करेगी। हर एक के पास क्या होगा, फ्रीडम होगा, जैसे कि सिविल राइट्स देती है ना, जैसे कि सिविल राइट्स जो करते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है, एक आज हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारा मोरल राइट है ना। अब इसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, सिविल राइट्स वगैरह को जो है ना वो अपहोल्ड करेगी। तो गवर्नमेंट के अगर ये सब सारी चीजें करके कोई किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना करे, लोगों के पास इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, तो अपने मोरल गोल्स पूरे करेगी। इन मोरल गोल्स से वो अपने प्रैक्टिकल गोल्स भी पूरे करेगी। देखो राइट्स होते हैं, अगर मेरे पास एक राइट है, गवर्नमेंट ना राइट्स लेके आती है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, सिविल राइट्स हमारे कि हमारे पास हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो ये मोरल गोल पूरा कर देगी राइट्स देके गवर्नमेंट। अब इसी से अपना प्रैक्टिकल गोल भी पूरा करेगी। वो कैसे, देखो मेरे पास राइट था कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और मेरे में काबिलियत है, तो मैं मेरिट की बेस पर हो सकता है अपनी सोसाइटी की इकोनॉमी को बेहतर कर सकूं। अब मैंने एमबीए किया हुआ है और मैं बैंकिंग में बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर वो राइट्स बोलेगी ना, गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग होगी, वो बोलेगी कि राइट्स सबके पास हैं, तो इससे राइट्स को अपना हथियार बना के वो मोरल गोल्स भी पूरे करेगी कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है, हम कितना यार ये गलत बात है, ये एथिकली अच्छा मतलब कि साउंड नहीं कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन होगी, कितना गलत हरकत है, कितना गलत हरकत है। तो मतलब मोरल गोल्स पूरे करेगी, ये बोल के सबको कि कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। देखो राइट्स को अपना टूल बनाया। अब जब सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रैक्टिकल गोल्स गवर्नमेंट के पूरे होंगे, कि एक बंदा जो माइनॉरिटीज में है, जो जो एक अलग रेस से है, एक माइनॉरिटी से है, उसमें काबिलियत है, और उसके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो वो आपकी गवर्नमेंट की इकोनॉमी में प्रैक्टिकल गोल्स क्या होते हैं, इकोनॉमी को बेहतर करना, फॉरेन पॉलिसी अच्छी बनाना। तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी बनाते हो जब आप इकोनॉमिकली स्टेबल होते हो, आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होती है। गवर्नमेंट तभी स्टेबल होती है जब आपके यहाँ पे बेहतरीन राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं, लॉज होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल गोल भी पूरा होगा जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ना बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जस्टिस नहीं होता, फेवरेटिज्म इतना ज्यादा होता है कि मतलब इक्वालिटी नहीं होती है, इनइक्वालिटी की एक एनवायरनमेंट होता है, नेपोटिज्म की वजह से, फेवरेटिज्म की वजह से, कि प्रैक्टिकल गोल जो है ना वो रियलाइज नहीं होते। क्यों, क्योंकि मोरल गोल्स भी रियलाइज नहीं होते ना, आप मोरल ग्राउंड्स पे अच्छा काम करते हो, फिर आप प्रैक्टिकल गोल्स पे भी अच्छा काम नहीं करते। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ना बड़ा एक शार्प डिसीजन लेती है, वो राइट्स को टूल्स बनाती है, देन वो मोरल गोल्स को पहले रियलाइज करती है, देन वो प्रैक्टिकल गोल्स को करती है। तो राइट्स सोसाइटी को हेल्प करते हैं कि वो स्टेबल रहे। अ गवर्नमेंट a government that fails to uphold rights risks becoming oppressive and losing legitimacy। जो गवर्नमेंट फेल हो जाती है ना राइट्स को देने में, तो ये कहा जाता है ना कि वो अप्रेसिव हो गई है, और उसकी लेजिटिमेसी मतलब उसको कोई भी गवर्नमेंट समझता नहीं है लीगल ग्राउंड्स के ऊपर। वो अपनी लेजिटिमेसी, अपनी जो एक हम कहते हैं ना कि बड़ी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, यहाँ के लोग जो है ना ओबे करते हैं, मानते हैं इस गवर्नमेंट को, वो चीज वो खो देती है गवर्नमेंट, ठीक है। द मोर राइट्स अ स्टेट प्रोटेक्ट्स, द मोर इफेक्टिवली इट सर्व्स इट्स पर्पस इन मेंटेनिंग अ जस्ट एंड फंक्शनल सोसाइटी। यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी स्टेट ज्यादा राइट्स देती है वो उतना ही अच्छे तरीके से काम करती है, क्यों, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी को ना एक उसकी फाउंडेशन उसने अच्छी बनाई हुई होती हैं, राइट्स को दे के वो अपनी गोल्स को रियलाइज करती है, सोसाइटी को फंक्शनल बनाती है।
लेकिन जो मैंने आपको ऊपर चीज बताई कि राइट्स होते क्या हैं और वो इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं, देन वो सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं, किसी उसको स्टेबल बनाते हैं, तो यही तो मंत्रा है ना। सो व्हाट द मंत्रा इज रियलाइजिंग राइट्स। रियलाइजिंग मतलब कि राइट्स को देना। रियलाइजिंग राइट्स किस तरफ जाता है? गुड गवर्नेंस की तरफ। गुड गवर्नेंस किस तरफ जाती है? स्टेबल सोसाइटी की तरफ। तो अगर मैं ये बोलूं कि राइट्स को रियलाइज कर देना गुड गवर्नेंस है और सोसाइटी स्टेबल हो जाएगी, कोई भी गवर्नमेंट है वो राइट्स दे दे तो क्या सोसाइटी स्टेबल होगी? यही क्वेश्चन मैंने नीचे पूछा हुआ है। बट कैन वी से दैट एवरी सोसाइटी दैट रियलाइजेस दिस, मतलब कि राइट्स, हैज अ स्टेबल सोसाइटी? हर वो सोसाइटी जिसने राइट्स दिए हैं मुकम्मल तौर पे, क्या वो ही स्टेबल है? एंड दोज दैट डू नॉट रियलाइज इट हैव लॉस्ट लेजिटिमेसी। तो अगर हम लेजिटिमेसी की बात करें, जैसे बुक्स में कहा जाता है कि अगर आप राइट्स देंगे तभी आपके पास लेजिटिमेसी होगी, आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होंगे, आपकी सोसाइटी स्टेबल होगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर कोई स्टेट ना दे रही हो, वो राइट्स में इंटरफियरेंस कर रही हो, मतलब राइट्स को कहीं ना कहीं सेंसर कर रही हो, सेंसरशिप का काम कर रही हो, राइट्स को अपने लिहाज से दे रही हो, ना कि ये देख के कि हम लोग सब क्या समझते हैं राइट्स को, कि हम सभी समझते हैं ना कि राइट टू फ्रीडम सबके पास होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा जब पैदा होता है तो उसके साथ होता है कि वो, अल्लाह ताला ने उसको फ्रीली पैदा किया है तो वो फ्रीली एक्ट करे ना। हम सब यही समझते हैं ना। लेकिन अगर कोई सोसाइटी या कोई स्टेट राइट टू फ्रीडम किसी बंदे से खींच ले तो क्या उस वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होगी? वहां पे वो गवर्नमेंट गिर जाएगी। अब ये क्वेश्चन आपके पास है, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि अगर आप राइट्स मुकम्मल तौर पे दोगे तभी आपकी सोसाइटी स्टेबल होगी। अब यहाँ पे हम लोग दो तीन जो है हम पॉइंट्स देखेंगे, एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। देखो, राइट्स देना सबको एक अच्छी बात है, हम सब कहते हैं राइट्स होने चाहिए, लेकिन हम इनको प्रैक्टिस में भी देखेंगे कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस में क्या जो कंट्रीज राइट्स दे रही है मुकम्मल तौर पे, क्या वही चीज उन पे भारी पड़ी है कभी जाकर, या जो नहीं दे रही है तो क्या उनकी गवर्नमेंट गिर गई है या नहीं गिर गई है, हम ये देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस दूंगी। Critical analysis of the relationship between rights, governance and societal stability। कहा जाता है कि अगर आप मुकम्मल तौर पर राइट्स दोगे तभी गुड गवर्नेंस होगी, तभी सोसाइटी स्टेबल होगी। While the protection of rights is often seen as crucial for maintaining social harmony and promoting the common good, it is important to recognize that the application of rights can be complex and sometimes problematic। ये हम सब कहते हैं कि राइट्स को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप राइट्स नहीं होंगे आपकी सोसाइटी में तो आपकी सोसाइटी में यूनिटी नहीं होगी, लोग मिलजुल के नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे की राइट्स की को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उनके पास ड्यूटीज भी नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आपने ये तो बता दिया कि जो राइट्स हैं वो गुड गवर्नेंस की तरफ जाते हैं, गुड गवर्नेंस स्टेबल सोसाइटी की तरफ जाती है, लेकिन क्या कभी किसी ने इस पे बात की है कि राइट्स को अप्लाई कैसे करना है? राइट्स की अप्लीकेशन स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। देखो, राइट्स हम सिर्फ एक नॉर्मल उसका नहीं देखते कि राइट्स देने हैं। राइट्स हम लोग ब्रॉडर आइडियोलॉजीज जो होती है उनके लेंस से देखते हैं, जैसे इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म कहाँ पे होती है? कैपिटलिज्म के साथ। जो कंट्रीज कैपिटलिस्ट होती हैं वो इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। इंडिविजुअलिज्म मतलब कि हर बंदे के पास फ्रीडम है, वो जो चाहे करे। कैपिटलिज्म यही कहता है ना कि हर बंदे के पास फ्रीडम है, वो जिस जगह इन्वेस्ट करे, वो जितना मुनाफा कमाए, जितनी वेजेस दे, उसकी मर्जी है, आप छोड़ दो उसको फ्री। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इंडिविजुअलिज्म को मानती हैं। लेकिन जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी क्या है कि जो भी लोग कमाते हैं वो स्टेट के पास आए और स्टेट सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब कलेक्टिविज्म। तो जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वो कलेक्टिविज्म को ज्यादा फॉलो करती हैं, और जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं हमारी, वो इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करती हैं। अब यहाँ पे आप राइट्स को अपने अपने ब्रॉडर लेंस से देखोगे। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, अब वहां पर देखो, वहां पे वो लोग क्या करेंगे, वो कलेक्टिविज्म के लेंस से राइट्स को देखेंगे। वो सिर्फ एक बंदे के राइट्स को नहीं देखेंगे, वो उन चीजों को देखेंगे जिससे पूरे उनकी कंट्री का भला हो रहा होगा, ना कि एक बंदे का। वो एक बंदे से फ्रीडम भी खींच लेंगे, अगर वो फ्रीडम खींच कर उनकी पूरी सोसाइटी को फायदा हो रहा है। लेकिन कैपिटलिस्ट कंट्रीज में आए, यूएसए में देखें आप, यूएसए में ना वो कलेक्टिविज्म को नहीं देखते, वो हर बंदे को राइट को देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो प्रेफर करेंगे कि हर बंदे के पास राइट टू फ्रीडम होना चाहिए। अब वो कलेक्टिविज्म बाद में हिट हो रहा है, पूरी सोसाइटी हिट होगी उनके इंडिविजुअलिज्म की वजह से, वो बाद में देखा जाता है। तो
एप्लीकेशन राइट्स की कैसी होगी ना, ये बहुत बड़ा मसला है। राइट्स की तो आपने बात कर दी, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब वो कैसे करता है, जो मैंने बात बोली है शायद वो आपको भी मुश्किल लगे, लेकिन जब यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ आप देखोगे आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द ओवर एम्फोसिस, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालना ऑन इंडिविजुअल राइट्स, पर्टिकुलरली इन हाईली इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज, कैन एट टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट विद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज और द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। जो सोसाइटीज इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज हैं, जैसे वेस्टर्न, आप यूरोप देखो, आप यूएस देखो, वो इंडिविजुअलिज्म को मानता है कि हर बंदे के पास, आप वो अपनी थ्योरी में सेंटर में ना एक बंदे को रखते हैं, ना कि सबको। इंडिविजुअलिज्म एक बंदे को रख के बात करता है, इस बंदे के पास ये है, इस बंदे को ये दे दो, इस बंदे की ड्यूटी ये, बंदा बंदा करके बात करेंगे, इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे। तो जो बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, वहां पे जब आप बहुत ज्यादा इंडिविजुअल इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हो ना, तो कभी कभी वो सोसाइटी के अगेंस्ट चला जाता है। किस तरह? In cases where rights are exercised without regard for the broader societal impact, this can lead to tension of divisions within the community। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, during the COVID-19 pandemic, resistance to public health measures like mask mandates and vaccination requirements, especially in individualistic societies, highlighted the conflict between personal freedoms and collective responsibilities. This tension showed how prioritizing individual rights can sometimes undermine public health and the common good। अब यहाँ पे देखो, कोविड 19 जब पैंडेमिक आया था, तो जो इंडिविजुअलिज्म को जो कंट्रीज फॉलो कर रही थी, वो तो ये कहती थी ना कि हर बंदे का अपना राइट है, वो जैसे भी चाहे चले। जब वहां पे गवर्नमेंट्स ने सामने आकर बोला कि यार पूरी सोसाइटी में पैंडेमिक फैल रहा है, कोरोना सबको हो रहा है, तो सारे लोग जो है ना वो घरों के अंदर रहे और वो मास्क पहने। मतलब आप इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट चाहते, आप इंडिविजुअल राइट खींच रहे थे कि आप मुझे जबरदस्ती मास्क पहना रहे थे, उनको उनको बोल रहे थे कि यार आप एक बिल्डिंग के अंदर बंद रहे हैं, आप घर के अंदर बंद रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं। अब यहाँ पे लोग लड़ पड़े भाई कि हम लोग, आप हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे अटैक कर रहे हो, आप हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम पे सॉरी अटैक कर रहे हो। यह हमारा राइट है, हम मास्क पहने ना पहने, हम वैक्सीन लगाए ना लगाएं, हम बाहर फिरे ना फिरे। अब देखो, अब यहाँ पे वो एक इंडिविजुअलिज्म को मानने वाली सोसाइटीज है, वेस्टर्न सोसाइटीज, जब वहां पे पूरी सोसाइटी की बात आई कि पूरी सोसाइटी में कोरोना फैल है और पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना था, तो वहां पे एक तरफ पूरी सोसाइटी थी और एक तरफ एक बंदा था। इंडिविजुअल राइट्स और सोसाइटल राइट्स, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया। तो यहाँ पे अब राइट्स किस तरह वो अप्लाई करेंगे? अब वो हर बंदे को बोले आप अपनी मर्जी से चलें, इंडिविजुअल राइट्स की बात है ना सिर्फ, अब राइट्स वो किसी किसी अप्लाई करें, भाई आप चलें, आपकी मर्जी है। और कोरोना मुसलसल फैलता जाए, पूरा यूएस तबाह हो जाए। तो इस तरह की केसेस आपको वहां पे देखने को मिले इन टाइमों पे, कि भाई रेजिस्टेंस शो की थी पब्लिक ने कुछ कुछ जगहों पे, कि वो कहते थे यार ये हमारा राइट है, हम जैसे पहले हम वैक्सीन लगाए ना लगाए, आप हमारे साथ कैसे जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट वहां पे कह रही थी ठीक है यार, हम भी इंडिविजुअलिज्म को मानते हैं, लेकिन अभी पेंडेमिक आ गया है, तो राइट्स की एप्लीकेशन टाइम टू टाइम वेरी करती है। अब इंडिविजुअल राइट्स हैं, लेकिन जब सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि आपको इंडिविजुअल का राइट खींचना पड़े, तो आप खींचते हो क्यों? क्योंकि आप कॉमन गुड को देखते हो ना, ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट देखते हो, कि अगर मैंने इस बंदे को ये फ्रीडम दे दी कि यार तुम अपनी मर्जी से चलो, ये ना हो कि पूरी सोसाइटी को इससे खतरा हो जाए, ऐसा होता है ना। तो राइट्स की एप्लीकेशन बहुत मसला करती है। तो जब आप इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हो हाईली इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में, तो वहां पे कभी कभी एक इंडिविजुअल को राइट देना आपकी सोसाइटी के लिए भारी पड़ता है। दूसरा, एंड अगेन नॉट ऑल राइट्स आर यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन और इक्वली प्रायोरिटाइज्ड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स। और इस तरह बहुत सारे, अपने राइट्स राइट्स तो बोल दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो हर कंट्री जो है वो उसको उस तरीके से नहीं मानती है। मतलब वो उसको उस तरीके से नहीं देखते जैसे। आई एम सो सॉरी, पता नहीं हम बाहर बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, शायद बीच में अगर शोर आ भी रहा होगा तो पहले ही माजरत। अच्छा, तो अच्छा मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि अब राइट्स आपने बता दिया कि राइट्स होते हैं, लेकिन भाई हर राइट्स की डेफिनेशन जो है ना वो वेरी करती है। या राइट्स कौन कौन से देने चाहिए, ये तो वेरी करते हैं ना सोसाइटी टू सोसाइटी। अगर मैं बोलती हूँ कि हमारे यहाँ पे राइट टू फ्री स्पीच हमें दिया गया है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, जैसे नॉर्थ कोरिया में राइट टू फ्री स्पीच नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट तो उनके भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बड़ा अच्छा काम कर रही है। क्या हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? तो राइट्स देना
या ना देना, कभी कभी ये चीज डिसाइड नहीं हो, अगर हम लोग उसको प्रैक्टिस में देखें तो आपको पिक्चर अलग नजर आएगी। राइट्स देने जरूर चाहिए, लेकिन वो स्टेट टू स्टेट भी वेरी करते हैं। हर कंट्री का एक अपनी आइडियोलॉजी है, जैसे मैंने बताया कुछ कंट्रीज अथॉरिटेरियन होती हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटीज नहीं मानती हैं कुछ राइट्स को, लेकिन कुछ कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है वो मानती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सम अथॉरिटेरियन और ट्रेडिशनल सोसाइटीज इंडिविजुअल फ्रीडम्स लाइक फ्री स्पीच में बी सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर और प्रोटेक्टिंग कल्चरल वैल्यूज। अब जैसे आप देखें चाइना में, आप देखें चाइना में वो इंडिविजुअल फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कलेक्टिविज्म के लिए, क्योंकि चाइना जो है वो कलेक्टिविज्म को फॉलो करता है ना, वो बोलता है कि वो काम करेंगे जो पूरी सोसाइटी के लिए बेहतर हो, उसके लिए वो इंडिविजुअल फ्रीडम खींच लेंगे। तो राइट्स तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इंडिविजुअल के साथ होते हैं, कि इंडिविजुअल को राइट होता है, लेकिन वो यहाँ पे तो कलेक्टिविज्म के चलते हुए एक इंडिविजुअल से राइट खींच लेते हैं। वो बोलते हैं इसे राइट खींचना हमारे कल्चर को बचाने के लिए जरूरी है, और वो खींच लेते हैं। जैसे फ्री स्पीच का राइट, अब फ्री स्पीच का राइट हमें लगता है ना कि ये हर कंट्री में हर बंदे के पास होना ही चाहिए, तो बड़ा बेसिक सा राइट है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे फ्री स्पीच रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वो कंट्रीज बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब चाइना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वहां पे आप देखिए फायर वॉल्स लगाई हुई हैं उन्होंने। बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे ऐसे एप्स जो हम यूज कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलते। क्या उनकी गवर्नमेंट गिरी है? वो ही एक चाइना पार्टी आज भी खड़ी हुई है, मतलब वो लीगल बेसिस पे खड़ी है, उन्होंने उनकी जो लेजिटिमेसी है वो खत्म नहीं हुई है, हालांकि वो फ्री स्पीच उन्होंने खींची हुई है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि for example, in some authoritarian traditional societies, individual freedoms like free speech may be suppressed in the name of maintaining social order or protecting cultural values. While these regimes are often criticized for being oppressive, one might argue that their governance systems rely on a different interpretation of rights. वो differently interpret करते हैं ना, one that favors stability and conformity over individual liberty. अब जो थोरिटेरियन रिजीम्स होती हैं, या जो हम कहते हैं कि यार ये लोग जो हैं ये तो फ्री स्पीच का राइट खींच, अब कैपिटलिस्ट सोसाइटीज जो होती हैं वो जो चाइना को इस वजह से करती है ना क्रिटिसाइज, कि यार फ्री स्पीच वगैरह खींचते हैं ये लोग या ये वो। लेकिन यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट भी तो हो सकता है ना कि वो लोग इंडिविजुअल लिबर्टी खींचते हैं क्यों? अपनी सोसाइटी को स्टेबल करने के लिए, अपनी कल्चरल वैल्यूज को बनाने के लिए। तो अगर हम उनको ये आर्गुमेंट देंगे यार आप लोग ओप्रेसिव है, वो हमें ये आर्गुमेंट देंगे हम इंडिविजुअलिज्म को नहीं मानते, हम तो कलेक्टिविज्म को मानते हैं, हम तो पूरी सोसाइटी के लिए एक बंदे का राइट खींच रहे हैं, वो जरूरी है क्यों? हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी बेहतर प्रोग्रेस करे, हम चाहते हैं कि हमारे लोग अच्छा पढ़े, हम चाहते हैं कि यार हमारी सोसाइटी में कोई बाहर की आइडियोलॉजी आकर ना अपने जो कदम जमा ले। वो ये कह सकते हैं ना, वो इंडिविजुअल लिबर्टी को कुर्बान करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी को कुर्बान करते हैं किसके लिए? कलेक्टिविज्म के लिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है चाइना की, से मैं चाइना की एग्जांपल दी है कि इन चाइना इंडिविजुअल फ्रीडम्स लाइक फ्री स्पीच आर ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, with the government justifying these actions as necessary for नेशनल सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव वेलफेयर। अब चाइना में आप देखें वहां पे आपको पता है ना यार, फायर वॉल लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मतलब वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आप उनकी गवर्नमेंट में उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री में जिनकी वो बात भी नहीं करने देते, बात भी करेंगे तो उठा देंगे। तो मतलब वो फ्रीडम उन्होंने खींची हुई है ना, राइट टू फ्री स्पीच। तो वो जो फ्रीडम उन्होंने खींची है, तो वो अब अगर हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स की बात करें तो उस लिहाज से तो खींच लेते, मतलब अब चाइना की गवर्नमेंट गिर जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं गिरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि हमने यार राइट नहीं दिया है जो कि बाकी सारी दुनिया मानती है, लेकिन हम क्यों नहीं दे रहे हैं? हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लोग कलेक्टिव वेलफेयर को मानते हैं, हम नेशनल सिक्योरिटी। अगर हमारी सोसाइटी के बॉर्डर्स, हमारे स्टेट के बॉर्डर्स खड़े रहेंगे, हमारा नेशन सिक्योर होगा, तभी तो ये लोग भी जिंदा रहेंगे ना। तो फिर इंडिविजुअल राइट कैसा जब हमारे बॉर्डर्स उड़ जाए सारे के सारे? तो कहते हैं यार ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमने किया, ये कलेक्टिव वेलफेयर है, अगर हम इनसे खींच रहे हैं ना तो ये इन सभी की बेहतरी के लिए है। तो वो सबकी सबकी एक एक की बात नहीं करते वेस्ट की तरह, वो सबकी सबकी बात करते हैं। तो वो जो सबकी सबकी करके बात करते हैं ना, उसमें ये जस्टिफाई करते हैं। तो वहां पे मैंने कहा है कि अगर हम ये कह दें कि यार ये ऑप्रेसिव रिजीम्स हैं, तो एक बंदा के ये भी आर्ग्यू करेगा कि यार वो लोग राइट्स को देखते ही डिफरेंट तरीके से हैं।
तो राइट्स की यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, हर कोई अपने तरीके से राइट्स को देख रहा है। आप सिर्फ राइट्स ये बोल सकते हो कि ये अलायंस है, ये फ्रीडम है। अब वो फ्रीडम हर कोई अपने लिहाज से दे रहा है, तो कोई फिक्स डेफिनेशन आप उस लिहाज से नहीं बता सकते हो, ठीक है। हालांकि while criticized as oppressive from a Western perspective, China views these measures as essential for preserving unity and long-term development। और ऐसा हुआ है। अब देखो, चाइना ने रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन आप चाइना देखिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में उसकी क्या अहमियत है आप ये देखो, या इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखो, अफेयर्स में देखो, चाइना एक बहुत तगड़ा कंट्री है। इसके बावजूद कि वह इंडिविजुअल राइट्स को खींचता है कुछ, जो कि बाकी दुनिया, इवन हम लोग भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि फ्री स्पीच नहीं है वहां पे। देखिए बहुत सारे कंट्रीज में फ्री स्पीच होने के बावजूद गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, राइट दे के भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, और कहीं पर राइट ना दे के भी गवर्नमेंट स्टेबल है। तो अब राइट्स को अप्लाई करना मसला है सबसे। उनकी एप्लीकेशन कैसी है, राइट्स को कोई अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक कैसे ले रहा है, ठीक है। मजीद है कि सिमिलरली द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स डज नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर जस्टिस और फेयरनेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोल दिया कि राइट्स दे दिए हैं, इसका मतलब है सोसाइटी में क्या है, जस्टिस है। अगर आप यूएस की एग्जांपल लो, वहां पर राइट्स सबसे इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे यूएस भी है। मैंने बोल दिया कि यूएस इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करता है, वो तो हर बंदे को राइट देगा ही देगा, तभी तो पैंडेमिक में भी इनको मसला हुआ ना, फिर कलेक्टिविज्म को वो नहीं सही तरीके से पकड़ पाए। तो अगर हम लोग इस तरह की जो डेवलप कंट्रीज हैं जो इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमने हर बंदे को राइट दे दिया तो जस्टिस आ जाएगा, तो क्या वहां पे ब्लैक्स को राइट्स हैं, वहां पे कलर्ड को राइट्स हैं? तो राइट्स दे देना ऑटोमेटिकली ये बात, इस बात को इंश्योर नहीं करेगा कि सोसाइटी में जस्टिस है। जैसे गवर्नमेंट्स कैन सिलेक्टिवली इन्फोर्स राइट्स इन वेज दैट बेनिफिट पर्टिकुलर ग्रुप्स व्हाइल मार्जिनलाइजिंग अदर्स। तो आपने राइट्स दे दिए, तो क्या आपने ये बात साबित कर दी कि आपने सबको राइट्स दिए? मतलब यहाँ पे जो अप्लीकेशन थी ना राइट्स की, अप्लाई आपने इस तरीके से किया है कि कुछ ग्रुप्स को तो मिल गया है, कुछ ग्रुप्स को मिले ही नहीं राइट्स। मतलब क्या, जस्टिस तो आपकी सोसाइटी में प्रिवेल ही नहीं कर रहा, लीडिंग टू इनइक्वालिटी एंड रिजेंटमेंट। फॉर इंस्टेंस इन सम डेमोक्रेसीज द लीगल राइट टू फ्री स्पीच मे बी प्रोटेक्टेड इन थ्योरी। अब थ्योरी में तो बात कर दी भाई, लीगल राइट हमने दिया है फ्री स्पीच का, बट इन प्रैक्टिस सर्टन वॉइसेस, कुछ वॉइसेस, कुछ आवाजें ऐसी होंगी मे बी डिस्प्रोपोर्शनेटली साइलेंस ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स। अब बहुत सारी सही कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी की बात करती हैं, बोलती हैं भाई हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी में इंडिविजुअलिज्म भी आता है ना, हम भाई डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करते हैं, हर बंदे के पास राइट है। तो वहां पे जो लीगल राइट होता है, राइट टू फ्री स्पीच, वो पे जो लीगल राइट टू फ्री स्पीच है वो सबके पास होना चाहिए ना, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो ये तो नहीं देखती रंग नस्ल वगैरह, वो तो एक इंडिविजुअल राइट की बात करती है। और इंडिविजुअल का मतलब एक बंदा है, ठीक है। और अगर बंदा उनकी कंट्री में, तो मतलब उनकी कंट्री के जो बाउंड्रीज है, जो बॉर्डर्स हैं, उनके अंदर उस इंडिविजुअल को राइट देना चाहिए, ठीक है, देना चाहिए। लेकिन वहां पे कुछ को तो मिलेगा उनकी उनकी उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल स्टेटस की वजह से, और कुछ को नहीं मिलेगा उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस की वजह से। वो पॉलिटिकली जो है इतने वो नहीं होंगे, वो इकोनॉमिकली बहुत डाउन होंगे, या उनका जो सोशल स्टेटस होगा वो अच्छा नहीं होगा, वो अलग रेस के होंगे, तो उनको नहीं मिलेगा। आप यूएसए की एग्जांपल है, वहां पे ब्लैक्स को, कलर्ड को इतने राइट्स नहीं होंगे जितने वहां के खुद के लोगों को होंगे, जो वहां के नेटिव्स होंगे उनको जितने राइट्स होंगे। तो अब वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे आए दिन ऐसे क्यों देखने को मिलता है कि ब्लैक्स के साथ ये कर दिया, रेसिज्म, वर्ड चेंज होकर डिस्क्रिमिनेशन। पुराने जमाने में स्लेवरी स्लेवरी था, स्लेवरी से बस टर्म चेंज हो गया भाई, एक इतना ज्यादा मॉडर्न वर्ड आ गया, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ लैंग्वेज में रद्दो बदल हुई, सलूक आज भी वही किया जाता है। उस टाइम पे वो टाइम था तो उस टाइम के लिहाज से किया जाता है, आज टेक्नोलॉजी थोड़ी बेहतर हुई है तो आज किस तरीके से रेसिज्म होता है। जॉब्स वैसी नहीं मिलती, घर वैसे नहीं मिलते, प्रॉपर्टी वैसी वहां पे नहीं मिलती, ठीक है। तो वक्त के साथ लैंग्वेज में चेंज आके अब जो स्लेवरी, रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन हो गया। बाकी किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया। तो मतलब अगर
राइट्स दे देना, इंडिविजुअल के राइट्स दे देना। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हर बंदी को राइट मिल गया, तो इसका मतलब है कि सोसाइटी में, जो वेस्टर्न सोसाइटीज है, वहां पे तो जस्टिस का बोलबाला होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता? आप आए दिन न्यूज निकालो, यूएसए में कलर्ड के साथ ये हो गया, ब्लैक्स के साथ ये हो गया, देखने को मिलता है ना। वो क्यों देख, अब वहां तक वो इंडिविजुअलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फिर सबके पास राइट्स होने चाहिए, क्योंकि राइट्स अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लीगली दे दिए तो मतलब सबके पास है, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करे। तो फिर क्यों नहीं है? तो राइट्स दे देना ही सब जस्टिस को प्रिवेल नहीं करता, उसको सही तरीके से एप्लीकेशन बताती है कि जस्टिस है या नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा भी हुआ है आगे, यूनाइटेड स्टेट्स की ही मैंने जो एग्जांपल डाली। In the United States, while free speech is constitutionally protected, marginalized groups like racial minorities often struggle to have their voices heard due to systematic inequalities and social biases. अब यहाँ पे चाहे आपकी कंट्री में ना कॉन्स्टिट्यूशनली आपने प्रोटेक्ट किया ये राइट का, भाई राइट टू जो है फ्री स्पीच है सबके पास, लेकिन उनके सोशल सिस्टम में ही ना, उनके सोसाइटी का जो ढांचा है ना, उसमें ये है भाई डिस्क्रिमिनेशन, कि वो कलर्ड को या ब्लैक्स की आवाज ही नहीं सुनते जितना वो अपने व्हाइट्स की आवाज सुनते हैं। तो ये अगर राइट टू फ्री स्पीच सबके सामने, तो एक कलर्ड भी जो वहां पे उठ के एक व्हाइट को बोल सकते हैं तुमने ये गलत किया है ना, लेकिन वहां पे आप इतने फ्रीली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास वो स्टेटस नहीं है जो स्टेटस वो चाह रहे हैं। तो मतलब फिर आप ये कह देते हो कि राइट्स दे दिया तो भाई जस्टिस आ गया। तो राइट्स दे देने से सिर्फ जस्टिस नहीं आता, आपने ये देखना है वो अप्लाई किस तरीके से हो रहे हैं। कोई चीज ऐसे ही पहन लेना, उसको स्टाइल करके पहनने में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। Wealthy individuals and corporations, by contrast, have greater access to media and political influence, amplifying their voices and perpetuating inequality. अब सबसे पहले तो जो व्हाइट्स होते हैं उनके और ब्लैक और कलर्ड के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन होता है। ब्लैक और कलर्ड की आवाज नहीं सुनी जाएगी, व्हाइट्स की सुनी जाएगी। अब व्हाइट्स के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको पता है, यूएसए में भी इवन वहां पे भी जो व्हाइट, एक दो व्हाइट है और एक व्हाइट है जो वहां का अमेरिकन है, वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशल स्टेटस उसका ज्यादा अच्छा है दूसरे की निस्बत, उसकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी ना कि दूसरे व्हाइट की, जो गरीब सा है, जिसका सोशल स्टेटस छोटा है ना, वो इतना उसका पॉलिटिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उसका। तो फिर क्या होगा? पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है उसकी, तो क्या होगा? उसकी आवाज नहीं सुन जाएगी कि दूसरे राइट की सुन लेंगे। तो ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, जहां पे राइट्स का सबसे बोलबाला होता है, भाई राइट्स सारे इंडिविजुअल के पास राइट्स है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा इवन देखने को मिलता है। तो राइट्स दे देना, आपने राइट्स को रियलाइज कर दिया तो गुड गवर्नेंस होगी। गुड गवर्नेंस तो स्टेबिलिटी भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग अपनी सोसाइटी का, हम आज दुनिया को ऑब्जर्व करें, थ्योरी को छोड़ के प्रैक्टिस को, कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, तो हम उसको देखें तो एनालिसिस बड़ा अलग है। जो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज है वो राइट्स देकर भी फंस रही है, कुछ इस तरह का कोई सिनेरियो बन जाता है जिसमें वो इंडिविजुअल का राइट खींचना पड़ता है, तो वो फंस जाती है। कुछ देती नहीं है, क्योंकि कुछ हम कलेक्टिविज्म को मानते हैं, अगर हम इस बंदे से राइट ले लेंगे तो ये कलेक्टिव वेलफेयर को की तरफ जाएगा। और कुछ ये कहती है कि भाई हमने सबको राइट्स दिए और जस्टिस है, क्योंकि राइट्स देना तो जस्टिस के इक्वल है। लेकिन वहां पर अगर हम देखें तो आवाजें दबाई हुई इतने लोगों की, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, दिया हुआ कोई नहीं है। तो यही चीज मैंने नीचे लिखी है। सो वाइल राइट्स आर essential, राइट्स क्या है? एसेंशियल है फॉर पर्सनल फ्रीडम एंड द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी। हम ये मानते हैं सारे के राइट्स बहुत जरूरी हैं पर्सनल फ्रीडम के लिए एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी के लिए। द बैलेंस between individual rights and collective duties, as well as how rights are implemented, is key to avoiding unintended negative consequences such as inequality and social unrest. जैसे यहाँ पे तो अपनी बात मान लिया इस वाली एग्जाम्पल में कि सबको राइट देने चाहिए, हम भी कहते हैं भाई सोसाइटी की बेहतर फंक्शनिंग के लिए बड़ा जरूरी है सबको राइट्स दे, लेकिन राइट्स और ड्यूटीज के दरमियान में बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। जैसे डिस्क्रिमिनेशन के दरमियान जरूर, अगर देखो मेरे पास दो लोग आए हैं सीवी लेकर, और एक व्हाइट और एक ब्लैक है, मैंने व्हाइट को दे दी जॉब, ब्लैक को छोड़ दिया, मतलब उसका ये राइट था ना, उसके पास क्या राइट था कि मैं उसके उसके पास ये राइट था कि उसको जॉब मिले, और मेरी क्या ड्यूटी थी, मैं उसको जॉब दूं। लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी की और उसका राइट कॉम्प्रोमाइज हो गया, मतलब दोनों के दरमियान बैलेंस नहीं था। तो हमें बैलेंस बनाना है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। दूसरा, हम राइट्स इम्प्लीमेंट कैसे हो रहे हैं, इस चीज में भी बैलेंस होना चाहिए। राइट्स इम्प्लीमेंट इस तरीके से होने चाहिए कि जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपके सामने ना आए, सोशल अनरेस्ट आपके सामने ना आए। तो जरूरी नहीं है
कि हर राइट को रियलाइज करके आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओ, और अगर अपने राइट्स को रियलाइज नहीं किया तो आपकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। बहुत सारी कंट्रीज जैसे चाइना की मैंने एग्जांपल दिया, वो हर राइट तो नहीं दे रही है लेकिन कलेक्टिव वेलफेयर की तरफ पर काम कर रही है सोसाइटी। उनकी स्टेट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा प्ले कर रही है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज है जो राइट्स तो दे रही है लेकिन वो अब सिर्फ थ्योरी के लिहाज से दे रही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस में नहीं दे रही, और बहुत सी देख कर फंस रही है। तो मतलब अलग अलग सिचुएशन है, बस हर कंट्री अपनी स्टेट के लिहाज से देखती है कि कौन से राइट्स यहाँ पे, क्योंकि हमने अपने कल्चर को भी देखना होता है कौन से राइट्स हैं, हम कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है वो कम्युनिज्म को फॉलो करती हैं, वो उस लेंस से राइट्स को देखती है। जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, वो उस लेंस से अपने राइट्स को देखती है। तो कभी कभी कैपिटलिस्ट कंट्रीज भी इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करते करते फंस जाती है, उनको कलेक्टिविज्म को देखना पड़ता है जो कम्युनिज्म में आता है। तो अप्लीकेशन जो है ना वो टाइम टू टाइम, कि आपकी कंट्री में इस टाइम हाल क्या है। कभी कभी मुकम्मल तौर पे आपकी कंट्री में सिविल वार छिड़ गई है, तो उस टाइम राइट टू फ्री स्पीच हर बंदे को दे दिया जाए ना, तो आपकी कंट्री तबाह हो जाएगी। उस टाइम पे गवर्नमेंट को थोड़ी सी फ्री स्पीच का जो होता है वो खींचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट, नेशनल सिक्योरिटी की वजह से। तो टाइम सिविल वार का, वो टाइम सिविल वार का होता है, तब वो फ्री स्पीच को खींचती है। लेकिन जब वो सिविल वार खत्म होती है, सोसाइटी जो कंट्री है वो एक नॉर्मल ट्रैक पे आती है, तो वो राइट टू फ्री स्पीच दे भी देते हैं। तो ये आपने अप्लाई कैसे करना है, ये टाइम टू टाइम वेरी करता है, देन स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी आइडियोलॉजी है। तो राइट्स रियलाइज कर देना सिर्फ जो है एक बेहतरीन सोल्यूशन नहीं है, बल्कि आप देखते हो कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या टाइम चल रहा है, क्या आपके वाकयात चल रहे हैं कंट्री में, क्या हाल है कंट्री का, वो सब चीजें आप देखते हो। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह जो है वो थ्योरीज करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। कोई भी चीज जो आप लोग को समझ ना आई हो तो प्लीज वैसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।